नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर सुबहलक्ष्मी और सबसे पहले देखेंगे आज की बड़ी खबर। The Governing Council decided to keep the key ECB interest rates unchanged. यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। ईसीबी अध्यक्ष मारियो द्रागी ने कहा दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाने पर करेंगे विचार। डॉलर के मुकाबले यूरो 2% कमजोर। ब्याज दरें नहीं बढ़ने से यूरोपीय बाजार 2% से ज्यादा चढ़े। अमेरिकी बाजारों में भी शानदार तेजी, डाउ 300 अंक चढ़ा। एशिया बाजारों में अच्छी शुरुआत, निक्केई 2.25% ऊपर, एसजेएक्स निफ्टी करीब 1.5% ऊपर। उम्मीद पर खरे उतरे विप्रो के नतीजे। डॉलर आय ने किया खुश, लेकिन गाइडेंस ने बिगाड़ा मूड। आइडिया के नतीजों से निराशा, मुनाफा 13% लुढ़का, मार्जिन पर दिखा दबाव। केन का मुनाफा भी करीब 20% घटा। आज आएंगे एशियन पेंट्स के नतीजे। मुनाफे में 28% बढ़त का अनुमान। आय और मार्जिन में हो सकती है बढ़त। गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम लागू करने के लिए आरबीआई ने जारी किए निर्देश। स्कीम के तहत डिपॉजिट की कोई अधिकतम सीमा नहीं, कम से कम 30 ग्राम खरा सोना डिपॉजिट करना जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से काफी मजबूती के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एसजेएक्स निफ्टी देखिए लहरा रहा है 8352 के लेवल्स पर इस समय, यानी कि 100 पॉइंट की तेजी की संकेत खुलते ही मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। क्यों इतनी रौनक है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? आशीष हमारे साथ है यही समझाने के लिए। आशीष, हाय, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट हमें 2 दिन के ग्लोबल क्यूज को पहचाना है, ध्यान रखें। इससे पहले कल अगर भारतीय बाजार कामकाज कर रहे होते तो हल्के लाल निशान के इंडिकेशंस थे। मैं एसजेएक्स निफ्टी देख रहा था, महज 15-20 अंक के आसपास की कमजोरी थी ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे। लेकिन कल ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में जबरदस्त बाइंग देखने को मिली। अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल तगड़ी मजबूती थी, 0.25% के आसपास की तेजी। डाउ 350 पॉइंट से आसपास मजबूती दिखाता हुआ दिन भर सस्टेन्ड बाइंग थी और फाइनली दिन के हाईज पे जाके मार्केट्स क्लोज हुए। कई सारे फैक्टर्स से वॉल स्ट्रीट डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक तो जो आपने हेडलाइन में हाईलाइट करा, ईसीबी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, दूसरा वहां पे जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े आ रहे थे, और तीसरा वहां पे जो अर्निंग्स इस समय जोर पकड़ रही हैं। लेकिन बाजार का फोकस था खासतौर पे ईसीबी पर। ध्यान रखिए, वैसे भी बाजार की कई सारे जानकार मान रहे थे कि ईसीबी शायद यहां पे फर्दर ईजिंग की बात कर सकता है, ऐसी अटकलें थी। लेकिन कल ईसीबी की जब बैठक खत्म हुई उसके बाद खबरें आई कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, 0.05% पे ब्याज दरें स्थिर है। लेकिन उस आउटकम के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉलो हुई उसमें ईसीबी के प्रेसिडेंट मारियो द्रागी साहब ने कहा स्पेसिफिकली कि वो अपनी पॉलिसी को अब दिसंबर में री एग्जामिन करेंगे। उन्होंने हाईलाइट किया कि जितने भी उनके मैंडेट में हैं, जितने भी टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और बाजार ने उनकी जो स्टेटमेंट्स थे, इनफैक्ट कहना चाहिए बेहद डविश जो स्टेटमेंट से उसके बाद इंटरप्रिटेशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगा रहा है बाजार, कि आपको याद होगा ईसीबी का जो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम है ये सितंबर 2016 में खत्म होना है। लेकिन कल के स्टेटमेंट्स के बाद लग रहा है इसे फर्दर एक्सटेंड करने की शायद जरूरत पड़ने वाली है, और वो बड़ा पॉजिटिव लिया इक्विटी मार्केट्स ने, और इसलिए अमेरिका आपकी स्क्रीन पर गजब का मूव था। इसके अलावा अर्निंग्स मिली जुली थी, मैकडॉनल्ड्स वगैरह के नतीजे स्ट्रांग थे तो उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जरूर था। लेकिन अर्थव्यवस्था के आंकड़े मैंने कहा था उस पर भी नजर थी। जॉबलेस क्लेम जो है उम्मीद से कम आए हैं। 265 की उम्मीद थी, 2,59,000 के आसपास आए। यह आंकड़ा कमजोर है। एक बार कह सकते हैं कि फेड शायद इस साल मूव करता हुआ नजर आएगा, पर बाजार इस पे फोकस नहीं कर रहा है। इस समय फोकस पूरी तरह से ईसीबी के आउटकम पर था, और इसीलिए यूरोप आपकी स्क्रीन पर आएगा। कमजोरी थी, सुस्ती थी ईसीबी के आउटकम के बाद, तगड़ा मोमेंटम। इनफैक्ट यूरोजोन की इकोनॉमीज जो है, फ्रांस और जर्मनी के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास का उछाल यहां पे भी देखने को मिला। एशिया में पूरी तरह से वो फिलिप जो लिफ्ट अप मिला है वो ईसीबी का आउटकम के बाद मिला है। तमाम एशियन इक्विटी इंडिसेस आपकी स्क्रीन पर अच्छी खासी मजबूती के इंडिकेशंस आते हुए, और आपने हाईलाइट करा ही है, एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है 1.25% के आसपास का उछाल। काफी बढ़िया तेजी की उम्मीद यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। अनिल सिंघवी सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, काफी ज्यादा रौनक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और उसका पूरा फायदा ओपनिंग ट्रेड में शायद मिलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और सबसे बड़ा ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए ग्लोबल मार्केट ही, और ग्लोबल रिकवरी के साथ साथ हम 7,600 से अब तक 8,300 के बेहद नजदीक पहुंचे हैं, और आज पूरी संभावना दिखती कि उस लेवल को पार करने में कामयाब होगा। हालांकि परसों के जो आंकड़े हैं थोड़े से ठंडे हैं,
कैश मार्केट में छोटी से लेकिन एफआईएस की बिकवाली हुई, लेकिन सामने वायदा कारोबार में थोड़ी बहुत खरीदारी हुई। तो मिले जुले से आंकड़े हैं, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन शायद थी, क्योंकि 2-3 दिन से ग्लोबल मार्केट भी काफी सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे थे। तो अब जिस तरह से बेहतरीन मजबूती वहां पर हुई, उसका फायदा डेफिनेटली भारतीय बाजार उठाने की कोशिश करेंगे और आज 8,300 के पार हम ओपनिंग करेंगे। अब इंटरेस्टिंग ये होगा हर्षदा कि 8,300 के पार निकलने के बाद जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी वो बाजारों को 8,350 के आसपास ले जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन एक बात तय है कि अब से लेकर एक्सपायरी तक के लिए अब थोड़े और हायर लेवल सेट होते हुए दिख रहे हैं। जो रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और अब नया बड़ा बेस 8,200 पर आता हुआ दिख रहा है, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8,000 पर था, शिफ्ट होकर 8,200 पर आ गया है। तो अपसाइड के लिए एकदम क्लियरली जगह बनती हुई दिख रही है। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो बाजार सीमित दायरे में था और जहां पर शॉर्ट्स बने थे लोगों के, वो शॉर्ट कवरिंग आज आती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी मजबूती वाला सेशन हो। दिक्कत सिर्फ ये हो सकती है कि अंत में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। आप 8,300 के ऊपर तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है, लेकिन फिर भी बाजार में अच्छी मजबूती का सेशन देखने को मिलेगा। चलिए, शुरुआत काफी तेजी के साथ होती हुई दिखाई दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया एनालिसिस के लिए, लेकिन नतीजों पर भी फोकस रहेगा। बुधवार को विप्रो, आइडिया, केन इंडिया सभी बड़ी कंपनियों के नतीजे आए। कैसे रहे हैं नतीजे, ये जान लेते हैं। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही जुड़ रहे वरुण और पूजा। सबसे पहले विप्रो के नतीजे, दूसरी तिमाही में विप्रो के नंबर्स कैसे लग रहे हैं? एक और कंपनी जहां से गाइडेंस से निराशा। आशीष, बिल्कुल राइटली पुट करा आपने। ध्यान रखें, नंबर्स वेडनेसडे को बाजार बंद होने के बाद आए थे, तो उस पर आज हम रिएक्ट करेंगे। जहां तक Q2 परफॉर्मेंस की बात है, इसमें कोई कमी नहीं, इनफैक्ट अच्छा परफॉर्मेंस था। डॉलर आई में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2% तिमाही दर तिमाही की बढ़त 2.1% की आई है। इनफैक्ट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हमारी उम्मीद से बेहतर है। आपको याद होगा विप्रो ने कहा था Q2 के लिए जो गाइडेंस दी थी डॉलर आई में ग्रोथ की, वो थी 1.5 से 3.5%। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.3%, यानी कि वो गाइडेंस के मिड पॉइंट पे हमेशा की तरह आएगा। एक्चुअल नंबर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का 3.1% पे है, तो उम्मीद से बेहतर और इनफैक्ट गाइडेंस के कहना चाहिए टॉप एंड के आसपास परफॉर्मेंस है। तो Q2 में तो कोई निराशा हाथ नहीं आई, पर दिक्कत की बात है आउटलुक। एक बार फिर से Q3 की जो गाइडेंस है, ध्यान रखिए विप्रो के मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि इस फाइनेंशियल ईयर की जो दूसरी छमाही है उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकवरी देखने को मिलेगी। एक हिंट दी गई थी, और वैसे भी आमतौर पर आईटी कंपनीज के लिए दिसंबर क्वार्टर कमजोर रहता है, विप्रो आउट परफॉर्म करता है, तो बाजार को थोड़ा भरोसा था। तो बाजार मान रहा था शायद इस बार Q3 के लिए जो गाइडेंस होगी 2 से 4% डॉलर आई में बढ़त की, या कम से कम 1.5 से 3.5% बढ़त। किसी भी हाल में लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस बाजार मान रहा था कि 1.5% से अगर कम की बात करेगा तो दिक्कत की बात होगी, पर गाइडेंस आई है आधे से 2.5% की, तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। तो Q2 उम्मीद पे खरा उतरता हुआ, Q3 की गाइडेंस डिसअपॉइंटिंग है। और दिक्कत की बात ये कि अभी भी विप्रो की रिकवरी इन लाइन विद पीयर्स परफॉर्मेंस वो लगातार टल रहा है। बाजार को शायद इस बात का ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा। इसके अलावा आइडिया ने भी अपने तिमाही नतीजे पेश किए और दूसरी तिमाही निराशाजनक दिख रही है। वरुण, क्या फैक्टर्स थे कि परफॉर्मेंस खराब कहेंगे? देखिए, वैसे ही तो सीजनली वीक क्वार्टर होता है टेलीकॉम कंपनीज के लिए, और इसके बावजूद मैनेजमेंट ने यह हाईलाइट किया है कि लगातार जो इनका रूरल में प्रेजेंस बढ़ते जा रहा है, उसके कारण इस तिमाही में जो सीजनली वीक क्वार्टर ऑलरेडी था उसमें और प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और दरअसल मैनेजमेंट ने यह भी हाईलाइट किया जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो भी लगातार बढ़ते जा रही है, और इसी का असर दरअसल आपको आइडिया के नतीजों में देखने मिला, जहां नतीजे हमारे अनुमान से कुछ ज्यादा ही कमजोर देखने मिल रहे हैं। कुल आय में करीब 1.25% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है, और कंपनी के जो मार्जिन है उस पर सबसे बड़ा हिट लगते हुए दिखाई दे रहा है। 36.7% से गिर के 35.2% पे आ गया है। कंपनी की केपीआईज भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स, एमओयूज, आरपूस, वॉइस रियलाइजेशन, डेटा रियलाइजेशन, हर एक फ्रंट पे आपको कमजोरी देखने मिलेगी। और वॉइस की तो अगर आप देखें तो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार वहां कमजोरी देखने मिल रही है। इस बार भी करीब 20 पैसे के आसपास का गिरावट देखने मिली, लेकिन गिरावट वहां भी हुई है, जबकि हमारा अनुमान था कि वो फ्लैट रहेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो नतीजे हैं वो की केपीआईज अगर आप देखें तो उससे हाईलाइट होते हैं कि नंबर्स काफी हद तक कमजोर है। कुल आय में करीब 13% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, हमारे अनुमान के आसपास ही ये आया है। लेकिन याद रखें यहाँ एक अदर इनकम का फैक्टर भी है, जहां अदर इनकम में दरअसल कमी हुई है, 122 करोड़ से घट के ये 33 करोड़ पे आया है। नहीं तो अगर पैट का जो फिगर है वो हमारे अनुमान से बेहतर रहता, लेकिन ओवरऑल अगर आप इन नतीजों को देखें जो की फैक्टर्स है वो काफी कमजोर हैं। और आइडिया सेल्युलर के एमडी हिमांशु कपानिया ने कहा है कि जुलाई सितंबर के बीच रूरल डिमांड वैसे भी कमजोर रहती है, लेकिन इस बार दूसरे कारण भी हावी रहे हैं इस परफॉर्मेंस के लिए।
सबसे पहला फैक्टर है रेगुलेशन इंटरवेंशन, जिसमें इंटरकनेक्ट चार्जेस जो पहले इनकमिंग कॉल्स के लिए 20 पैसे पर मिनट थे, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 14 पैसे पर मिनट। नंबर 2, द रोमिंग रेट को रिड्यूस किया है रेगुलेटर ने 20 से 75%। और नंबर 3, मार्केट में मोबाइल ब्रॉडबैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। नए ऑपरेटर्स अपनी 3G सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं और सप्लाई मार्केट में इज मच हायर देन डिमांड। और केन इंडिया के भी नतीजे आए और यहां पर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था, पूजा हमारे साथ है। पूजा बताइए। जी, केन इंडिया के नतीजों की बात करें तो मिले जुले नंबर्स देखने को मिले हैं। मुनाफे में हम उम्मीद कर रहे थे कि 30% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन फॉरेक्स गेन से यहाँ काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 182 करोड़ के सामने इस बार 381 करोड़ का फॉरेक्स गेन कंपनी ने पोस्ट किया है, जिसकी वजह से मुनाफे में एक सपोर्ट मिला। तो जितनी गिरावट की हम उम्मीद कर रहे थे उतनी ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। 19% की गिरावट नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर देखने को मिली है। टोटल इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर फ्लैट थे, ये नंबर करीब 1 से 2% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस बार 19% तक की गिरावट हुई है। मार्जिन्स भी हम जैसा कि अनुमान कर रहे थे कि 41 से 43% के आसपास ये नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। इस तिमाही पिछले क्वार्टर के 49.1% के सामने कंपनी ने इस बार 40.6% का मार्जिन नंबर पोस्ट किए हैं। तो फॉरेक्स गेन की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। तो कुल मिला के बात करें तो केन इंडिया की तरफ से मिले जुले नंबर्स इस बार देखने को मिले हैं। तो ये परफॉर्मेंस था इन 3 दिग्गज कंपनियों का, लेकिन आज एशियन पेंट्स के नंबर्स आने वाले हैं और यहां पर प्रदर्शन कैसा रहेगा। वरुण हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण बताइए, क्या उम्मीद करनी चाहिए एशियन पेंट्स के नतीजों से? देखिए, अब तक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कोई ज्यादा अपटेक देखने मिला नहीं और खराब मानसून के चलते वैसे ही रूरल डिमांड काफी सबड्यूड है और इसी के चलते हमारा अनुमान है कि एशियन पेंट्स की जो ग्रोथ है वो आपको सिंगल डिजिट में देखने मिलेगी। करीब 7% के आसपास कंपनी की आय में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। लेकिन याद रखें, पिछले तिमाही में कंपनी के जो वॉल्यूम से मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया था कि वो लोअर डबल डिजिट पे थे, तो हमारा अनुमान है कि कुछ हद तक वो कंटिन्यू होंगे और 9 से 10% के आसपास आपको ये वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा कंपनी को होते हुए दिखाई देगा इस तिमाही में वो है कमोडिटी की कीमतों का। हमारा अनुमान है कि ग्रॉस मार्जिन में तो करीब 200 से 300 बेसिस पॉइंट के आसपास की आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, लेकिन वो ज्यादा हद तक एबिटा मार्जिन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि काफी हद तक जो रुपी है उसका भी डिप्रिसिएशन हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमारा अनुमान है कि कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है उसमें करीब 200 से 250% बेसिस पॉइंट के आसपास की आपको बढ़त देखने मिल सकती है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि काफी सारे फेस्टिव सीजन जो है वो अब 3rd क्वार्टर में है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो एड स्पेंड है वो कम होते हुए भी नजर आ सकते हैं और इसी के चलते कंपनी को जो मार्जिन है उसमें काफी फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। जहां तक इंटरनेशनल कारोबार की बात करें तो 10 से 12% की ग्रोथ आपको वहां भी देखने मिलेगी और इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 28% के आसपास की जंप का अनुमान हम लगा के चल रहे हैं। चलिए, ये रहेंगे एशियन पेंट्स के नतीजे और उम्मीद है यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। शुक्रिया वरुण, आशीष और पूजा इस सभी आंकड़ों के लिए और एनालिसिस के लिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स रहेंगे आपके रेडार पर जहां पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी CNBC आवाज पर। नजर रहेंगी कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर खबरों का असर देखने को मिल सकता है। हमारे साथ वरुण दुबे हैं और उनके साथ जुड़ रहे हैं सोनम मेहता। बताइए कौन से शेयर रखे रेडार पर? गुड मॉर्निंग। शुरुआत उन कंपनीज के साथ करेंगे जिन्होंने नतीजे बुधवार को मार्केट आज के बाद या फिर कल छुट्टी के दिन घोषित किए थे। कैडिला हेल्थकेयर ने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं जो बेहद ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। खास करके ऑपरेशनल फ्रंट पे आउटपरफॉर्म किया है। 25% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 19% के मुकाबले। मुनाफे में 41% का जंप दिखाई दे रहा है, वहीं आय में 17% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वहीं JSW स्टील ने दरअसल वेडनेसडे को बाजार बंद होने के समय ही अपने नतीजे घोषित किए थे। नतीजे उम्मीद से कुछ बेहतर है, जरूर दबाव आपको देखने मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद से बेहतर है और दो फ्रंट पे दरअसल उम्मीद से बेहतर है। एबिटा मार्जिन 16% पे आए हैं जो कि हमारी उम्मीद से कुछ बेहतर है और कंपनी का जो मुनाफा है 117 करोड़ पे आया है, जबकि हम नुकसान का या अनुमान लगा के चल रहे थे। ब्लू डार्ट ने बेहतरीन नतीजे घोषित किए, हर एक फ्रंट पे आउट परफॉर्म किया है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज, एबिटा और पैट कंपनी ने घोषित किया है। मुनाफे में 75% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन 14.2% के पिछले साल के 8.7% के मुकाबले और आय में साल दर साल 12% की बढ़ोतरी हुई है। वही टाटा कॉफी ने कुछ कमजोर नतीजे घोषित किए। कुल
आय में तो करीब 3% के आसपास की बढ़त देखने मिली, लेकिन कंपनी का मुनाफा 15% गिरा है, 32 करोड़ से घट के 27.5 करोड़ पे आया है। HCL इन्फो के तिमाही नतीजे भी कमजोरी हैं, जहां पर कंपनी अब भी घाटे में ही नंबर्स घोषित कर रही है, जहां पर कंपनी लगभग 50 करोड़ का घाटा दर्ज किया है पिछले तिमाही के लगभग 40 करोड़ के घाटे के मुकाबले, और आय में भी 13% की गिरावट दिखाई दे रही है। अब नतीजों को छोड़ के बाकी खबरों पर यहाँ नजर डालते हैं। आदित्य बिरला केमिकल्स को दरअसल प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू 1200 करोड़ जुटाने के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल गया है। सन फार्मा ने अपना एक पेटेंट मामला सुलझा लिया है अकॉर्डा थेरेपेटिक्स के साथ। ये एम्प्रा दवा के लिए था, जहां पर पेटेंट फाइल किया था, पेटेंट लिटिगेशन फाइल किया था अकॉर्डा थेरेपेटिक्स ने, और ये मामला पूरा सुलझता हुआ अब इस डील के मुताबिक सन फार्मा इस दवा का जेनरिक वर्जन यूएस मार्केट में जल्दी ला पाएगी। वही न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि LIC म्यूचुअल फंड में कॉर्पोरेशन बैंक और GIC हाउसिंग फाइनेंस दरअसल नमूरा का 35% हिस्सा खरीद सकते हैं। DLF का काउंटर फोकस में आता हुआ, जहां पर कंपनी ने JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली को बैंकर्स के तौर पर अपॉइंट किया है अपनी DLF साइबर सिटी डेवलपर्स, जो उनका रेंटल कारोबार है, इसमें 40% की हिस्सेदारी बेचने के लिए। अगर ये डील हो जाती है तो कंपनी इस डील से लगभग 12,000 करोड़ रुपए जुटा पाएगी। वहीं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के मुंबई में साकीनाका जंक्शन का एक जो रेस्टोरेंट था, उसे नॉन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने के कारण इसे बंद कर दिया गया है। तो ये सभी स्टॉक्स आज खबरों के चलते एक्शन में रहेंगे, लेकिन निफ्टी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर एक चेक ले लेते हैं। कुणाल सरावगी से हमने बात की और कुणाल की राय क्या बन रही है निफ्टी पर आज, खासतौर से पिछले सत्र में जहां पर 8251 के आसपास समाप्ति रही, आज खरीदारी करके चले। ये कह रहे हैं कुणाल 8350 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 8215 पर। कौन से शेयर है जहां पर आज कारोबार करने का तगड़ा मौका? तो यहां पर वेदांता में खरीदारी की राय है। 109 के टारगेट के लिए आप तेजी करें, 102 पर लगेगा स्टॉप लॉस। वहीं डेल्टा कॉर्पोरेशन में भी तेजी की ही सलाह आती हुई, टारगेट 95 का और स्टॉप लॉस 89 पर लगाने की सलाह। वरुण हमारे साथ बने हुए। वरुण, दूसरे कौन से ट्रेडिंग के मौके दिखेंगे आज? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट के किरण जादव ने खरीदारी की सलाह दी है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में 1 से 2 दिनों में 65-70 के लक्ष्य आपको काउंटर दिखा सकता है, और KPR मिल्स में भी इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 1 से 2 दिनों में 865 के लक्ष्य इन्होंने सुझाए हैं। वहीं फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कुणाल दायमा ने रिलायंस कैपिटल में खरीदारी की सलाह दी है, 426 के लक्ष्य इन्होंने दिए, और बॉश में खरीदारी की सलाह दी है, 21,990 का लक्ष्य इन्होंने दिया है। दोनों ही काउंटर्स में 2 से 3 दिनों की राय लेके चले। और सबसे आखिरी में ManasJaiswal.com के मानस जायसवाल ने TVS मोटर्स में खरीदारी की सलाह दी है। 1 से 2 दिनों में 260 के लक्ष्य आपको काउंटर दिखा सकता है, और बजाज ऑटो में इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 1 से 2 दिनों में 2600 के लक्ष्य ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो 6 के 6 कॉल जो है वो आज खरीदारी के ही हैं। चलिए, तो आज खरीदारी का ही रुझान रखिएगा ट्रेड के दौरान। शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट की आज की रैंकिंग। और अब करेंसी और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजर डालते हैं। डॉलर में मजबूती की वजह से सोना एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया। कॉमेक्स पर भाव $1167 के नीचे फिसल गए हैं, लेकिन कच्चे तेल में हल्की बढ़त पर कारोबार होता दिखा है। ब्रेंट क्रूड गौर करें $48 के पार है। बुधवार को डॉलर के मुकाबले ₹7 कमजोर हुआ, ₹65.12 पर जाकर बंद हुआ। हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के बीरेन वकील जुड़ रहे हैं। बीरेन, स्वागत है आपका। सोने पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एक तो फिर से ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत हल्कापन आता हुआ दिखाई दिया है, दूसरी तरफ RBI ने जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लागू करने की अनुमति दे दी है, उसके लिए निर्देश जारी किए हैं। क्या ये एक अच्छा समय रहेगा फिर भारतीय निवेशकों को सोने में पैसा लगाने के लिए, चाहे वो इस स्कीम के तहत ही हो? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में अभी भी थोड़ी कुछ बातें अभी भी क्लियरिटी नहीं है। खास करके प्रैक्टिकली चीजों देखे तो इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव, ऑलमोस्ट नेगेटिव है या नियरली 0 है। तो लीज मार्केट अभी डेवलप नहीं हुआ गोल्ड का, अभी नहीं एक्टिव नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये दिक्कतें आनी चाहिए प्रैक्टिकल 12 में। तो इस समय फिर अगर किसी ने सोने में ट्रेड करना है, आपकी क्या सलाह होगी? क्या वो फिर वो स्पॉट मार्केट या फिर MCX में ही सीधी पोजीशन ले, और क्या कॉल है आपका अब? मुझे आज के दिन में गोल्ड शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा 27,230 के आसपास, 27,430 का स्टॉप लॉस और 26,900। ऑप्शन एक्सपायरी है अगले ट्यूसडे को, तब तक मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहना चाहिए।
शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 26,900 के आसपास के टारगेट के लिए यहाँ पर 27,150 के टारगेट के लिए वो पोजीशन ली जा सकती है, ये फिलहाल बिरेन कहते हुए। लेकिन देखना होगा कि किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। जैसे बिरेन ने खुद कहा है कि आरबीआई ने जो निर्देश जारी किए उसमें कुछ और क्लैरिटी आना बाकी है और वो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से इस समय सोने में तेजी की पोजीशन लेना पसंद नहीं करेंगे। इसी के साथ सुबह लक्ष्मी में इतना ही, लेकिन ब्रेक में जाते जाते एक बार नजर डाले थे एसजीएक्स निफ्टी का क्या हाल है। 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त हमने देखी थी कुछ देर पहले, 8,339 के आसपास ट्रेड्स बनते हुए, यानी कि शुरुआती कारोबार जो रहेगा वो तेजी का ही रहेगा। और ऐसे में किन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, कहां पर आपको बेहतरीन ट्रेड्स दिखेंगे, यही हम आपके लिए हाजिर करेंगे स्टॉक 2020 में इस छोटे ब्रेक के बाद।